Good morning, everyone, and welcome to our second video of Indian polity and governance. So, as all of you know, that we are covering the syllabus of GKGS for NDA and CDS examination. So, आज हम बात करेंगे अपने 3 टॉपिक्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी, हमने एक टॉपिक कवर किया था हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फ्रेमवर्क था वो ब्रिटिशर्स के टाइम से स्टार्ट हुआ था और वो कैसे आगे उसमें रिफॉर्म्स आए थे, किस टाइप के रिफॉर्म्स आए थे, कौन कौन से एक्ट्स थे जिनके थ्रू वो रिफॉर्म्स आए थे। तो फिर उसके बाद जब इंडिपेंडेंस एक्ट हमारा आया था 1947 में, तो उसके बाद पार्टीशन हो चुका था इंडिया और पाकिस्तान का। तो अब गवर्नेंस जो गवर्नमेंट थी उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी डिवाइड हो गया था। अब ज़रूरत पड़ी हमें एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमें बहुत सी चीज़ें तो मिल गई थी पुराने जो फ्रेमवर्क था उसी से ही, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो पुराने फ्रेमवर्क में नहीं थी। तो उन्हीं चीज़ों को कवर करने के लिए हमारे इंडिया में 2 कमिटीज़ बनी थी। एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेकंड ड्राफ्टिंग कमेटी। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं और जो हमारे नेक्स्ट 2 टॉपिक्स इसमें कवर और होंगे, जो कि है सबसे पहला तो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाकी बची हुई चीज़ें थी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमने इंक्लूड की थी वो हमने किस किस कंट्री से ली थी। नेक्स्ट हम इसमें कवर करेंगे प्रीएम्बल और अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल, साथ ही बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। वैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो सीडीएस वाले बच्चों के लिए ही नहीं, एनडीए वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि एनडीए और सीडीएसई में जो इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ओवरऑल सेम होते हैं। आप अगर इस वीडियो से प्रिपेयर करते हैं तो आप एनडीए के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो अभी हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें सबसे पहला जो मैटर आता है वो ये है कि इंडिपेंडेंस तो मिल गई, लेकिन उसके बाद क्या किया जाए। मीन्स अब इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे जितने भी नेता थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि अब हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन आज़ाद होने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी एक गवर्नमेंट को कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा आसपास, हम लोगों ने बाकी कंट्रीज को देखा कि बाकी कंट्रीज में गवर्नमेंट कैसी है, उनकी गवर्नेंस पावर्स कैसी है, और साथ ही साथ उनके एक्ट्स एंड लॉज किस तरीके से बनते हैं, उनमें क्या क्या सर्विसेज इंक्लूडेड हैं, क्या क्या डेफिनेशंस हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने स्टडी की दूसरी कंट्रीज की। नेक्स्ट इसमें जो टास्क मिला कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का, यानी कि जो बाकी बचा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको फ्रेम करने का जो टास्क मिला था वो मिला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, वो ज़्यादा कुछ नहीं, एक ऐसी असेंबली थी या एक ऐसी कमेटी थी जो बनाई गई थी 1946 में। ठीक है। और इसका जो मेजर रोल था वो ये था कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी, दैट्स ऑल। बाकी इसका कोई और काम नहीं था, इसका काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना था, उसमें चीज़ें इंक्लूड करना था, उसमें टॉपिक्स को इंक्लूड करना था, या कह सकते हैं उसमें लॉज को इंक्लूड करना था। ओके। तो अब हम बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट टाइम आइडिया दिया था कि एक ऐसी असेंबली होनी चाहिए जिसका सिर्फ टास्क हो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का, तो वो आइडिया दिया था फर्स्ट टाइम एम एन रॉय ने 1934 में। नेक्स्ट इसका जो बेसिक टास्क जो था ऑप्शन टॉप ये
ऑप्शन बी, task of framing the constitution. Next, C, formed under cabinet mission plan 1946. तो अब इसका फर्स्ट आइडिया तो एम एन रॉय ने 1934 में दे दिया था, बट इसकी जो डिमांड हुई, रियल डिमांड हुई, वो 1940 में हुई थी। एंड 1946 में एक कैबिनेट मिशन प्लान चला था जिसके अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन आता है कि इन विच प्लान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड, तो उसमें कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जरूर होगा और वही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनी थी, लेकिन इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इस मीटिंग को जिन्होंने प्रिसाइड किया था, यानी कि जो इसके प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे, एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रोविजनल इन द सेंस इंटरिम प्रेसिडेंट, या फिर थोड़े टाइम के लिए जो हम लोकल चीजें हम मतलब लोकल वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज अ प्रेसिडेंट हु इज सेलेक्टेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और इलेक्टेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये मोस्टली ये बच्चे नहीं पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग थी वो किसने प्रिसाइड की थी, फर्स्ट मीटिंग। नेक्स्ट, जो उनकी सेकंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनका प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। मैंने इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सीए लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये सीए क्या है। ये सीए कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। मैंने एब्रीवेशंस मेंशन नहीं किए हैं, बट मैं बता दूंगा अगर मैंने जहाँ एब्रीवेट किया है वर्ड को। ओके, तो ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो फ्रेम कर दिया था, बट उसकी रिव्यू की बात आने लगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की चीज़ों से सहमत नहीं हो रहे थे कि उसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कि आपने ये लॉ इसमें गलत ऐड किया है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इस चीज़ को भी ओवरकम करने के लिए फिर हमने बनाए ड्राफ्टिंग कमेटी, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था उसके रिव्यू के लिए बनाई गई थी। अब हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी से पहले हम जो हमारी फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के साथ साथ जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट चली थी, यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए जो हमारी गवर्नमेंट बनाई गई थी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, तो वो थी सितंबर 1946 में। नेक्स्ट, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 29 अगस्त 1947 को हुई थी, और जो इसके चेयरमैन थे जिन्होंने ये मीटिंग प्रिसाइड की थी, ही वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये मोस्टली बच्चों को पता होता है। नेक्स्ट, सी, जो इस मेंबर्स में ड्राफ्टिंग कमेटी में जो टोटल मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू किया था और उसको साइन किया था। अच्छा, तो वो टोटल मेंबर्स जो थे वो 284 थे, जिन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक चीज़ को रिव्यू किया था, या आप बोल सकते हैं उसके हर एक एक्ट को या हर एक लॉ को रिव्यू किया था और उसको अपना कंसेंट दिया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट, तो जो अब बारी आती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको टोटल कितना टाइम लगा था फ्रेम होने से लेकर ड्राफ्ट होने तक, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उसको फ्रेम करने से लेकर ड्राफ्टिंग कमेटी के ड्राफ्ट करने तक उसको करेक्ट कितना टाइम लगा था, तो वो था 2 years 11 months and 18 days। अच्छा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था और ड्राफ्ट हुआ था, तो उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे और कितने पार्ट्स थे। अब शेड्यूल्स और पार्ट्स को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे वो होते क्या हैं। बाकी आर्टिकल सबको पता है कि आर्टिकल्स ये हमारे कुछ एक्ट्स हैं या हमारे लॉज हैं जिनसे जो गवर्नेंस है या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो हमारी गवर्नमेंट का वो वर्क करता है।
और अब बात करते हैं कि ये कितने थे। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो चुका था, यानी कि हमारे 284 जो मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने साइन कर दिया था, तब उसमें ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे एंड 22 पार्ट्स थे। और अभी कितने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी है 495 प्लस आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स। ओके, ये तो बात हो गई हमारे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चलिए अब हम आगे चलते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अच्छा, अब जैसा कि मैंने बात की थी कि जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज़ें थी या फिर जो उसके जो मेन सोर्सेज हैं वो कहाँ से लिए। तो मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि उन्होंने बाकी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू किया था कि बाकी कंट्रीज़ जो है वो उनकी जो गवर्नमेंट है बाकी कंट्रीज़ की, वो अपनी कंट्री को कैसे गवर्न करते हैं, उनका गवर्नेंस सिस्टम क्या है, लॉ मेकिंग सिस्टम क्या है, प्लस उनका जुडिशरी कैसी है, उनके जुडिशरी में कितने लूप होल्स हैं, और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है। तो अब हम बात करेंगे कि उन्होंने वो चीज़ें, ये जो एक्ट्स और लॉज हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब कहाँ से लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए के बारे में। तो यूएसए से हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहली चीज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में होना चाहिए। ये यूएसए से लिया है क्योंकि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में नहीं है। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है अभी तक। उससे बड़ा कोई कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक लिखा नहीं गया है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स। तो सबको पता है कि हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हैं और हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में आगे बात करेंगे कुछ हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। अब आगे चलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब जैसा कि आप सबको पता है, हमारा जो सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम है हमारा, वो 3 पार्ट्स में है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी एक अलग डिपार्टमेंट है, वो किसी के अंडर नहीं आता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, इट्स एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। तो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस हमने ली है वो यूएसए से ली है, ताकि इसमें कोई क्या बोलते हैं करप्शन ना हो या इसका मिसयूज ना कर सके कोई लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, इसीलिए हमने जुडिशरी को एक एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू ऑफ स्टेट्स, यानी कि अब जैसा आप सब ने सुना होगा कि बहुत से केसेस होते हैं जिसमें बोला जाता है XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप या कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेट को भी चैलेंज कर सकती है जुडिशियल डिपार्टमेंट के अंदर। यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे केस डाल सकते हैं, इसका मतलब ये होता है आप उस पूरे स्टेट की गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं डायरेक्टली। तो हमारे जुडिशियल सिस्टम में एक ये भी प्रस्ताव रखा गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, प्रियम्बल के बारे में हम ये इसके बाद ही बात करेंगे कि प्रियम्बल क्या होता है। तो हमने प्रियम्बल भी यूएसए से लिया है। फिर उसके बाद रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी हमने यूएसए से ली है। अब प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ द स्टेट्स। तो ये बात तो सबको पता होती है कि प्रेसिडेंट जो है वो हमारे इंडिया का एज अ ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। बट मोस्टली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट्स क्या होता है। तो इसमें भी कुछ नहीं होता, ये भी सिंपल वही है कि हमारे जो स्टेट्स हैं उसके यूनियन से इंडिया बना है, हम इंडिया को एज यूनियन ऑफ द स्टेट्स लिखते हैं। बट हमारे इंडिया में स्टेट्स को इंडिविजुअली सेपरेटिंग पावर्स नहीं दी गई हैं। यानी कि कोई भी स्टेट अगर चाहेगा कि वो इंडिपेंडेंट रहे इंडिया से, वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो सकता है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है हमारे पास। और इन सारे स्टेट्स के जो हेड होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे इंडिया में। अब जैसा कि सबको पता है यूएसए में क्या है कि यूएसए भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स का एक
यूनियन है, इसीलिए उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। और उन स्टेट्स के पास अपनी एक स्पेशल पावर है, जिससे कि वो अमेरिका से अलग हो सकते हैं और एक अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर सकते हैं। बट इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हम आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में HC लिखा है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हमने यूएसए से लिए हैं। हालांकि जैसा कि हमने हमारा जो हिस्टोरिकल रिव्यू था, हमने उसमें पढ़ा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में हमारे हाई कोर्ट्स इंट्रोड्यूस हो चुके थे, जो कि ब्रिटिशर्स ने किए थे, और 1865 में वो स्टैब्लिश हो चुके थे इंडिया में। बट जो हमने कंप्लीट हमारा हाई कोर्ट का जो जुडिशरी पावर्स हैं और जो उसकी लिमिटेशंस हैं, वो हमने ली हैं यूएसए से। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का भी साथ वही सेम केस, उसकी भी पावर्स, उसके प्रोसीजर्स एंड उसके कुछ लॉज एक्ट्स या उसके कुछ रूल्स हमने लिए हैं यूएसए से। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट को हम द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अब बात आती है इसके रिमूवल पे। क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिमूव किया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अगर रिमूव करना है, तो एक लॉ पास होगा लेजिस्लेचर में, और उसको एक मेजॉरिटी से पास किया जाएगा, जो कि एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है। हम स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी के बारे में बात करेंगे अपनी आगे आने वाली क्लासेस में। तो फिलहाल हम बस इतना ही जानते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट, हम बात करते हैं यूके से हमने क्या लिया है। तो जो हमारा हिस्टोरिकल रिव्यू था, उसमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। तो हमने अब जो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क था, वो तो हो चुका था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। मैंने ये बात आपको बहुत बार बताई है। तो हमारे लीडर्स ने बहुत सी चीज़ें उन्हीं से ही ली हैं। जैसे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल होगा। उसके प्रोसीजर्स जो है वो किस टाइप के होंगे, एंड उसमें इलेक्शंस कैसे होंगे, और इलेक्शंस नहीं होंगे तो इलेक्शंस किस टाइप के होंगे, डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे, कौन कौन सी पोस्ट रिजर्व होंगी, या किस किस पोस्ट पे प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे। तो ये आता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो ये हमने यूके से लिया था, क्योंकि हम हिस्टोरिकल रिव्यू में हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट जो था हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था वो उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स आते गए। फिर वो आते 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 कुछ टाइम बाद वो इंडियन पार्लियामेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बात करते हैं इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि वो इलेक्शंस जो होंगे वो किस टाइप के होंगे, डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे। तो वो भी हमने यूके से लिया था। तो कुछ पोस्ट पे डायरेक्ट होते हैं और कुछ पोस्ट पे इनडायरेक्ट भी होते हैं। अब ऑफिस ऑफ कैग, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में सबको पता है, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि वो क्या होता है। ओके, कैग जो है वो, उसको हम बोलते हैं द गार्ड ऑफ, और द गार्ड ऑफ पब्लिक पर्स। इसको हम ये भी बोलते हैं क्योंकि एक एक पैसे का, एक एक पाई का हिसाब कैग रखता है, और कैग लेता भी है। किससे? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। और ये इंडिया की एक सबसे बड़ी ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका चेयरमैन जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू इलेक्ट होता है, उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, और उसकी कुछ स्पेशल पावर्स भी होती हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, रेट्स। रेट्स जुरिस्डिक्शन है। रेट्स एक सर्टेन लॉज हैं, या क्या बोलते हैं, गाइडलाइंस हैं जो हाई कोर्ट के पास ही होती हैं। यानी कि रिट्स अगर कोई इशू कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के अलावा कोई और कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या क्रिमिनल कोर्ट हो, वो रिट्स नहीं इशू कर सकता है। नेक्स्ट, सिविल सर्विसेज। तो हमने पढ़ा था कि 18 चार्टर एक्ट 1853 में ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ था फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। तो वो एक ट्रायल बेसिस पे था, जिसमें सबको एक मौका दिया गया था कि वो
अगर सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो उस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। तो वो उनका जो ट्रायल था वो सक्सेसफुल था। फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पास हुआ था। तो हमारे लीडर्स ने उसको कंसीडर किया था कि सिविल सर्वेंट्स भी होने चाहिए। तो सिविल सर्विसेज हमने ली हैं यूके से। नेक्स्ट सिंगल सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप के बारे में मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत बात करूंगा कि सिंगल सिटीजनशिप किस टाइप में होती है या क्या होती है। तो जैसा आप सबको पता है, यूएसए में सबसे पहले हम यूएसए का केस लेंगे। यूएसए में क्या है कि जो भी इंडिविजुअल है, वहाँ का जो भी सिटीजन है, उसके पास डुअल सिटीजनशिप होती है। यानी कि एक तो अमेरिकन सिटीजनशिप होगी उसके पास, साथ ही साथ वो जिस स्टेट को बिलोंग करता है, जो अमेरिका के यूनियन का जो पार्ट है स्टेट, वो उसकी भी सिटीजनशिप को इंजॉय करेगा। तो ये तो बात हो गई डुअल सिटीजनशिप की। अच्छा, डुअल सिटीजनशिप में एक और चीज़ होती है कि अगर उसकी अमेरिकन सिटीजनशिप को बाई चांस रद्द किया जाता है किसी वजह से, या वापस ले ली जाती है, तो क्या वो वहाँ का नागरिक रहेगा कि नहीं रहेगा? जी हाँ, वो फिर भी वहाँ का सिटीजन रहेगा। लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है कि वो जिस स्टेट को बिलोंग करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी की ही सिटीजनशिप को इंजॉय कर सकता है। वो किसी और स्टेट की सिटीजनशिप को एंजॉय नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। तो सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है? अब इंडिया का केस लेते हैं। इंडिया में सबको पता है कि हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। तो अब हमारे पास जो सिटीजनशिप होती है वो हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप होती है, ना कि हम बोलते हैं कि हमारे पास हरियाणा की सिटीजनशिप है। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि स्टेट की सिटीजनशिप ना होके प्रॉपर नेशनल लेवल की सिटीजनशिप होना, या आप बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री की सिर्फ एक सिटीजनशिप माना जाना, इज कॉल्ड अ सिंगल सिटीजनशिप। अब बात करेंगे बाइकैमरल पार्लियामेंट। तो बाइकैमरल पार्लियामेंट के बारे में हमें डीप में बात करने की जरूरत नहीं है। यानी कि सेंट्रल लेवल पे जो पार्लियामेंट है वो दो भागों में बांटा जाएगा, राज्यसभा एंड लोकसभा। जिसको राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं या हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं, और लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस। नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो हमने यूके से ली है, बट प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट्स वो हमने यूएसए से लिया है। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना प्लीज, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यानी कि प्रेसिडेंट जो हमने यूके से लिया है उसका मतलब है कि वो एक कंट्री का प्रेसिडेंट है, उसके पास कंट्री की सारी पावर्स उसके पास होंगी। और यूएसए के जो हमने प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट्स लिया है, उसका मतलब है कि जो कोई हमारी जो कंट्री है उसमें जितने भी स्टेट्स होंगे, वो जो प्रेसिडेंट है वो उन स्टेट्स का भी हेड होगा, ना कि गवर्नर या फिर चीफ मिनिस्टर हेड होगा। तो दोनों में बहुत फर्क है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोकसभा स्पीकर की। तो सबको पता है लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं करंटली ओम बिरला है। तो वो लोकसभा स्पीकर का जो प्रोविजन है वो हमने यूके से लिया है, या फिर जो लोकसभा स्पीकर की पोस्ट है वो हमने यूके से ली है। साथ ही उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हमने यूके से ली है। फिर लॉ मेकिंग प्रोसीजर यानी कि एक लॉ कैसे एक्ट बनता है, या फिर एक बिल कैसे एक्ट बनता है या लॉ बनता है, उसका प्रोसीजर हमने यूके से लिया है। नेक्स्ट इज लोअर हाउस मोर पावरफुल, यानी कि जो हमारा लोअर हाउस है दैट इज लोकसभा, वो वो ज्यादा पावरफुल होगा देन द अपर हाउस। नेक्स्ट कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स अभी हम आगे बात करेंगे, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमने ये कहाँ कहाँ से लिया है। नेक्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, यानी कि जैसे कि सबको पता है कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो लोकसभा में होती है। अब जो उसमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो मेन पोर्टफोलियो होल्डर्स होते हैं, यानी कि वो डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं जो हमारे इंडिया को गवर्न करते हैं, हमारे इंडिया के सेवरल डिपार्टमेंट्स को गवर्न करते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो लोकसभा के अंडर आएंगे, यानी कि दे ऑल विल बी आंसरेबल टू लोकसभा इन एनी केस ऑफ डिस्प्यूट और एनी अदर रीजंस। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लोकसभा को उत्तरदायित्व होगी, यानी कि उसको लोकसभा को जवाब देना पड़ेगा। तो ये सब है हमारा यूके में।
अब हम बात करते हैं आयरलैंड के बारे में कि आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है। तो आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डीपीएसपी क्या होते हैं, वो आपका पार्ट 4 में आता है, सॉरी पार्ट 4 में आता है। तो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर उसके अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी कि प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा। तो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में जितने मेंबर्स होंगे उनका नॉमिनेशन कैसे होगा, यानी कि उनको लोग जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट करेंगे या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे राज्यसभा के मेंबर्स। तो वो हमने आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, जैसा मैंने आपको बताया था कि पावर और सब्जेक्ट लिस्ट होती थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो अभी भी हमारे पास 3 लिस्ट हुई, लेकिन वो 3 लिस्ट में से एक कंकरेंट लिस्ट जो थी वो सेम थी। तो कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, मतलब जो उसके सब्जेक्ट्स थे, जो उसमें सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने थे वो हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड किए जाए। नेक्स्ट सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, तो मैंने यहाँ पर रिलेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन का मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कैसे डिपेंडेंट रहेगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट पे कैसे डिपेंडेंट रहेगी। तो हम इसके बारे में आगे बहुत ज़्यादा डीप में बात करेंगे, क्योंकि इस पर भी बहुत बार डीप में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, यानी कि प्रियम्बल को किस किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, किस वे में लिखा जाए, वो हमने लिया है आयरलैंड सॉरी ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट इज कनाडा, कनाडा से हमने लिया है फेडरल सिस्टम एंड रेजिडुअरी पावर्स। ये बस आपको याद रखना है, इस पर डीप में क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट साउथ अफ्रीका, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर। अब बात आती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट भी हो गया था, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में उस कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया जा सकता है एक। तो इस चीज़ के लिए भी हमने साउथ अफ्रीका से उनके कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू किया था। तो हमें वहाँ से पता चला कि साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंडेबल है, यानी कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। तो हमें भी टाइम टू टाइम अमेंडेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने एक ऐसा प्रोविज़न रखा जिसके थ्रू हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। और ये अमेंडिंग पावर्स पार्लियामेंट के पास भी है और जुडिशरी के पास भी है। अब पार्लियामेंट कहाँ किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है तो वो हम आगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक प्रियम्बल में। और जुडिशरी कितना अमेंड कर सकता है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट जर्मनी, जैसा कि आप सबको पता है जर्मनी में हिटलर था। तो हिटलर के टाइम पे ज़्यादातर इमरजेंसी ही चलती रहती थी। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस है, सबको पता है कि इंडिया में 3 बार इमरजेंसी हो चुकी है, ऑलरेडी लगाई जा चुकी है। जो उसके जो प्रोविजंस हैं, यानी कि उस इमरजेंसी में क्या क्या पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी या प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स कौन सी होंगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर्स होंगी। तो इसके जो प्रोविजंस हैं वो हमने जर्मनी से लिए हैं। फ्रांस से हमने लिए हैं आइडियल्स ऑफ रिपब्लिक, लिबर्टी, इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, तो अब आइडियल्स ऑफ रिपब्लिक, लिबर्टी, इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि हमारे लॉ से जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड होंगे वो कौन कौन से होंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है यूएसएसआर। तो यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड 5 ईयर प्लान। तो फंडामेंटल ड्यूटीज एंड 5 ईयर प्लान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो 5 ईयर प्लान है वो हमने स्पेन से लिया है, ओरिजिनली ये स्पेन है बट हमने लिखा है इसको यूएसएसआर से, हम इसको यूएसएसआर ही मानते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल क्या है। ओके, तो प्रियम्बल जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था और इसमें जो डेट मेंशन है वो 26 नवंबर 1946 है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन हमें मिला था, रियलिटी में जो ड्राफ्ट हुआ था वो 26 नवंबर 1946 को हुआ था। ये डेट प्रियम्बल में है, ये पूछी भी जाती है कि प्रियम्बल में डेट जो मेंशन है वो कौन सी है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा, प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है,
यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का है वो प्रियम्बल बताता है, और हमारी जो कंट्री है वो किस टाइप की है वो भी प्रियम्बल बताता है। अब हम लोग बोलते हैं कि हमारी कंट्री सेक्युलर है और सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो वो इसी के बेस पे बोलते हैं हम, क्योंकि प्रियम्बल में लिखा है कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक होगी, रिपब्लिक होगी और सारे सिटीजन्स के लिए सिक्योर होगी। ये नहीं है कि यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग, कोई एक कम्युनिटी माइनॉरिटी में मानी जाएगी और कोई मेजॉरिटी में। तो ये तो बात हो गई। अब हमारा ये जो प्रियम्बल है वो किस टाइप का है, हमारी कंट्री किस टाइप की है। तो प्रियम्बल है क्या, हम वो पढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए, प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure all its citizens। अच्छा, तो और इसमें आगे क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि जो जस्टिस होगी, यानी कि हमारे इंडिया में जो जस्टिस मिलेगा वो किस टाइप का होगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नाउ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। Now equality of status, opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation। तो इसको ज़्यादा डीप में बताने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल वर्ड्स में मैंने लिखा है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं हम अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल के बारे में। अब प्रियम्बल अमेंडेबल है कि नहीं, इसका फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन उठा था 1976 में उठा था, जो केशवानंद भारती केस था उसके थ्रू। ये बहुत ही फेमस केस है, आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि प्रियम्बल की अमेंडेबिलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हमने इंडिया को एज ए सॉवरेन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक और सेकुलर और सोशलिस्ट तो बना दिया था। सॉरी, सोशलिस्ट नहीं बनाया था, सेकुलर बना दिया था। तो उसके बाद भी कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी था। यानी कि जैसे सेकुलर तो इसलिए था कि हमारे पास कोई हमारे इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और सोशलिस्ट भी बहुत ज़रूरी था, यानी कि यहाँ पर एक दूसरे की मदद करना भी काफ़ी अच्छा माना जाता था। तो इस वर्ड ऐसे जो 3 वर्ड्स थे इम्पोर्टेंट थे, तो उनका जो फर्स्ट टाइम मतलब रिव्यू हुआ, जो उनका फर्स्ट टाइम उनको देखा गया या सुना गया वो 1976 में था, जो बाय द केशवानंद भारती केस। तो अब हम बात करते हैं केशवानंद भारती केस, जो कि 42nd अमेंडमेंट था 1976, जिसका इस केशवानंद भारती केस का वर्डिक्ट आया था। तो जो जुडिशरी ने वर्डिक्ट दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, वो ये था कि जो प्रियम्बल है वो अमेंडेबल है, उसको अमेंड किया जा सकता है एज पर 42nd अमेंडमेंट 1976, प्रियम्बल इज अमेंडेबल। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में क्या हुआ, 3 नए वर्ड्स ऐड हुए प्रियम्बल में। तो ये सबसे फर्स्ट टाइम अमेंड हुआ था 1976 में, जो कि 42nd अमेंडमेंट से हुआ था। तो इसमें 3 नए वर्ड्स कौन से थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ओके, आर्टिकल। तो आर्टिकल 368 क्या था, जब ये केशवानंद भारती केस का जो वर्डिक्ट आया था, तो उस टाइम क्या था कि उससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 यानी कि पार्ट 20 जो है उसमें आर्टिकल 368 है, जिसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। और जो प्रियम्बल है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है दोस्तों। बहुत से लोग इसको अलग समझ लेते हैं, जबकि ये अलग नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है। तो उसमें जो जुडिशरी थी उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि पार्लियामेंट जो है उसकी अमेंडिंग पावर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हैं और बहुत सी चीज़ों को इंक्लूड करती हैं। तो पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता है, और ना उसको चेंज कर सकते हैं, ना उसको रद्द किया जा सकता है, यानी कि उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता या उसको डिक्लाइन नहीं किया जा सकता। तो ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1976 में। तो इसका मैंने एक नीचे लिखा भी हुआ है, पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर्स आर एब्सोल्यूट एंड
encompass all parts of documents, but it cannot distort, damage or alter the basic structure of the constitution. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो अब ये तो बात हो गई अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल की। तो अब हम आगे चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो है 8 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें मैं सिर्फ आपको वर्ड्स बताऊंगा, यानी कि इसमें मैं सिर्फ आपको सुनाऊंगा कि ये क्या क्या है। बाकी इसके डीप में या फिर इसके जो रियल मीनिंग्स हैं वो आप खुद सर्च करेंगे और खुद लिखेंगे अपनी नोटबुक में। ओके, तो फर्स्ट इज सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या होता है कि फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी कि हम पे कोई बाहरी कंट्रोल नहीं होगा। जैसे कि पहले ब्रिटिशर्स राज करते थे तो अब हम पे राज नहीं होगा। वैसे ही सोशलिज्म, नेक्स्ट सेक्युलरिज्म, फोर्थ फेडरलिज्म, एंड फिफ्थ कैबिनेट गवर्नेंस, सिक्स्थ डीपीएसपी, सेवेंथ फंडामेंटल राइट्स, एट्थ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स और कैबिनेट गवर्नेंस, सेक्युलरिज्म और सोवरेनिटी, ये आप सबको पता है। बाकी सोशलिज्म और फेडरलिज्म ये आप पता करेंगे। तो आज हमारी क्लास यही ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपने कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जैसा मैंने बताया था पार्ट्स और शेड्यूल्स। तो हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पार्ट्स और शेड्यूल्स के बारे में बात करेंगे कि पार्ट्स और शेड्यूल्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे अपने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में, यानी कि हमारे स्टेट्स कैसे बने थे, हमारे पहले कौन कौन से स्टेट्स किस ड्यूरेशन में बनाए गए थे, कौन कौन सी कमिटीज़ बनी थी स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हम उस बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी पुरानी वीडियोज़ हैं या पुराने नोट्स हैं उनको रिवाइज कीजिए, साथ ही साथ इनको आप डेली एक बार पढ़िए जिससे कि आपको इजीली याद हो। और साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व कीजिए। तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये सब चीज़ें पूछी गई हैं या नहीं पूछी गई हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और फिर से मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे और आप सीडीएस और एनडीए के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। और एक और बात दोस्तों, मैंने जो प्रियम्बल में आपको डेट बताई थी वो मैंने गलती से आपको 1946 बता दिया है, जबकि वो 1949 है। तो आप प्लीज़ उसको करेक्ट कर लें। मैंने वीडियो में तो एडिट कर दिया है बट मैं आपको लास्ट में वॉइस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बीच में वॉइस एडिट नहीं कर पाया था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग 1949 ही याद रखें। जो डेट में प्रियम्बल की जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 है। बस इसमें एक यही करेक्शन था